आज हमारी करंट अफेयर की तीसरी क्लास है। इसमें हम ग्रीन वॉशिंग को, मेथेन प्लेज को और इन सब मुद्दों को देखें। COP28 के दौरान साइड इवेंट के रूप में हुए। क्लास का जो भी नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाए चार्ट के फॉर्म। क्लास में सिर्फ आपको समझना। लास्ट क्लास में हमने एल्गल ब्लूम देखा था। एल्गल ब्लूम का भी ये चार्ट बना हुआ है, आप वहां से देख। तो आज हमें ग्रीन वॉशिंग को देखना है, मेथेन को देखना है, मेथेन प्लेज को देखना है, मेथेन इनिशिएटिव्स को देखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे वहां पर छोटे छोटे चर्चा। उनमें सबसे पहला है ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग काफी समय से चर्चा में बना हुआ है। सबसे पहले तो हमें ग्रीन वॉशिंग का अर्थ पता होना चाहिए और उससे संबंधित बात क्या है उसको भी देखें। देखो, ग्रीन वॉशिंग है क्या? ग्रीन वॉशिंग का अर्थ होता है कि कभी कभी कंपनियां या देश, सरकारें अपनी सभी गतिविधियों को, अपने प्रोडक्ट्स को, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो वो प्रोसेस यूज करते हैं उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली बताते हैं, कि पर्यावरण मित्र हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली का अर्थ क्या हुआ? एनवायरमेंट फ्रेंडली का अर्थ है कि वो पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जो हम आपके सामने प्रोडक्ट लेके आए हैं या इस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान जो हमने प्रोसेस जो फॉलो किया है वो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में अगर मैं कहूं, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, तो यहां ये कहा जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये ग्रीन हाउस गैस का या तो इमिशन नहीं करता, अगर कर रहा है तो जो नॉर्मली जितना करना चाहिए था उससे कम करता है। साथ इसके निर्माण के दौरान जो हमने प्रोसेस अपनाया है वो क्लाइमेट फ्रेंडली है, वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बहुत कम करता है या वो करता ही नहीं है। इस तरह का दावा कंपनियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा किया जाता है और ये एक ट्रेंड सा चल गया है। तो देखो, इसका कारण क्या है और इसका नुकसान क्या है? तो जब ये इस तरह के जब दावे करती हैं सरकारें या कोई कंपनी करती है, तो वो अपने जो इस दावे के पक्ष में प्रमाण नहीं देती, या देगी तो जो भी दावे करती है वो असत्यापित होते हैं, उनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, या उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएगी। करेंगे 100 टन CO2 उत्सर्जन को कम और बताएंगे कि हमने 1000 टन CO2 को कम किया उत्सर्जन को। तो इस तरह के झूठे दावे करते हैं, उसको वो असत्यापित होते हैं, वेरीफाइड नहीं होते, ड्यूबियस होते हैं, हमक टाइप के होते हैं, कई बार तो पूरी तरह से ही झूठ बोल देती हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है ग्रीन वॉशिंग, और इसे कई बार व्हाइट वॉशिंग भी कहते हैं। ग्रीन वॉशिंग या व्हाइट वॉशिंग भी कहा जाता है। देखो, इससे कंपनी को फायदा होता है। कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को ग्रीन बताएगी या अपनी जो सर्विसेज दे रही है उसे बताएगी कि ये पर्यावरण मित्र हैं, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसका यूज करते हैं कि हम इनकी सर्विस तो हम यूज कर ही रहे हैं। अगर हम इनकी सर्विस यूज करेंगे तो हमारा तो काम हो ही रहा है, हम तो वो सेवा ले ही रहे हैं एज ए कंज्यूमर। इसके साथ साथ हम पर्यावरण के संरक्षण में भी सहयोग कर, उनकी क्या अगर इमेज बढ़ती है, इमेज अच्छी होती है, प्लस उनकी तरफ कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, उनको तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्लाइमेट चेंज को रोकने के संदर्भ में कोई काम नहीं हुआ। इस तरह से वो हमें क्या कर रहे हैं, एक तरह से भ्रामक जानकारी दे रहे हैं और हमें पता ही नहीं लग रहा कि एक्चुअल कंडीशन है क्या। हम सोच रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो रहा है, लेकिन वास्तव में एमिशन कम नहीं हो रहा। इससे पूरा का पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के कारण जो त्रासदियां आने वाली हैं, जो डिजास्टर आने हैं, उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है ना? क्योंकि उन्होंने जानकारी हमें क्या दी, जानकारी दी। और इसी का केस अभी हुआ है दिसंबर में। यूके के द्वारा फ्रांस की एयरलाइंस को, लुफ्तांसा को, एतिहाद को, इनको बोला कि आप अपने जो एड आपने दिया है इस एड को उतारो, मतलब इसको वापस लो। उन्होंने अपने एड में लिखा था कि जो हमारी एयर सर्विसेज है ये सस्टेनेबल है, संवहनीय है, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। तो उन्होंने इससे दावा मांगा कि आप इसको वेरीफाई करो, सत्यापित करो कि आपकी बात सही है या गलत है, आप कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, कैसे आप सस्टेनेबल हो। तो प्रूव नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी एड को वापस लो। ये अभी दिसंबर का मुद्दा है। इससे पहले लास्ट ईयर भी ये मुद्दा ग्रीन वॉशिंग का की तरह से चर्चा था। एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, वॉक्सवैगन, आपने कार सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो कार है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या इमिशन बहुत कम करती है, टेस्टिंग में वो गलत पाया गया। इस तरह से कंपनियां दावे करती हैं झूठे, इसे बोला जाता है ग्रीन वॉशिंग। एक तरह से ये एक अनुचित प्रक्रिया है क्लाइमेट चेंज के संदर्भ, ठीक है? तो इसको रोकने की बात की जाती है। कारण क्या है? देखो, कारण ये है, इतने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, इतने सारे प्रोसेसेस हैं कि सबको वेरीफाई करना, सबको
जाके उनका एग्जामिन करना मुश्किल हो जाता है। आप सभी प्रोडक्ट को जाके देख नहीं सकते, ना उनको वेरीफाई कर सकते हो कि ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो एक कारण तो ये है कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। दूसरा, इनके संदर्भ में कोई रेगुलेशन नहीं है। कौन इसको रेगुलेट करेगा, कौन इसको देखेगा, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। वरना मानकीकृत से क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं, जिनके आधार पर आप क्या कर सकते, चेक कर सकते हो कि कोई कंपनी है या कोई देश है इनका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसका उल्लंघन कर रहा है या नहीं। रेगुलेशंस नहीं है, कोई आपका स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरी बात एक और कि बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनके बारे में नॉलेज ही नहीं होता। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करना चाहती हैं जहां जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसे सोलर है। सोलर एनर्जी सबको पता है। ऐसे मुद्दों पे तो डायरेक्ट पता लग जाता है कंपनी को कि भाई हाँ, ये ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र एनवायरमेंट फ्रेंडली है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कंपनियों को जिसके बारे में नॉलेज नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टीज हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी खुल गई हैं, तो कहते हैं कि आप हमें आपका पैसा दो, हम आपके पैसे को ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। तो ये जो थर्ड पार्टी होती हैं, कई बार ये झूठ बोलती हैं। ये कंपनी को तो बोलेंगे कि हम आपके पैसे को ग्रीन प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, वास्तव में वो प्रोजेक्ट ग्रीन होता नहीं है। इसका रीजन है, एक तो इन्हें प्रॉफिट मिलता है, दूसरा क्या, ये भी एक्सपर्ट नहीं होती है, ये भी इतना एक्सपर्ट नहीं है कि जो चेक कर पाए, और ये क्या करती हैं, इनके पैसे को किसी भी प्रोजेक्ट में लगा देती हैं। इस वजह से भी क्या हो रहा है, ग्रीन वॉशिंग। कि ग्रीन वॉशिंग के कारण क्या है, एक तो इतने का मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, इतने प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा क्या है कि रेगुलेशंस नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है इसके लिए। और तीसरा क्या, थर्ड पार्टी वाला कारण है कि थर्ड पार्टी को लोग पैसा दे देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, और वो आगे प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं, और उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि ये प्रोजेक्ट ग्रीन है या नहीं है। कई बार वो झूठ बोल देती है कमीशन है। लेकिन अब इसको रोकने के लिए करना क्या चाहिए, तो बोला गया कि कंपनियों को इस तरह का निवेश करने से रोकना चाहिए जो निर्वनीकरण से संबंधित। जो कंपनियां कह रही हैं कि हम ग्रीन वॉशिंग नहीं करेंगी, हम नेट जीरो को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निर्वनीकरण से, डिफोरेस्टेशन से जुड़ी गतिविधियों में निवेश करने से रोकना चाहिए। रेगुलेशंस आने चाहिए, स्टैंडर्ड्स आने। और यह भी कहा है जो नेट जीरो टारगेट को प्राप्त कर रही हैं कंपनियां, वो फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। फॉसिल फ्यूल का जो क्षेत्र होगा, जैसे ऑयल एंड गैस है, इन क्षेत्रों में वो इन्वेस्टमेंट जो कहती हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, ग्रीन है, या हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल है, उनको ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करने देने की अनुमति। तो कहें कि भाई आप ऐसे में तभी नेट जीरो प्राप्त करोगे जब आप ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश ना करो। और नेट जीरो के टारगेट लंबे होते हैं, भारत ने 2070 का दिया है, तो लंबी बात होगी। तो कंपनियों से ये कहा जाए कि आप अल्प अवधि के भी क्या दो, टारगेट दो, जैसे हम एनडीसी देते हैं, 2030 तक का दिया हम। उन कंपनियों से कहा जाए कि आप नेट जीरो को तो कह रहे हो कि हम 2050 तक, 40 तक प्राप्त करेंगे, लेकिन आप छोटे समय के लिए भी अपने टारगेट दो। जब वो टारगेट देंगे तो हमें पता लगेगा कि प्रोग्रेस क्या हुई है। ठीक है, तो इस तरह के जब उपाय करेंगे तो ये ग्रीन वॉशिंग रुक सकती है। एक कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन है ये इधर वाली। तो आपसे पीटी में ग्रीन वॉशिंग पूछ सकता है, व्हाइट वॉशिंग पूछ सकता है, क्या है विवाद को पूछ सकता है। ठीक है, और इसके कारण भी वो ऑप्शन में लगा के दे सकते हैं। डन है। और कभी मेंस में आया तो आपको ये उपाय भी लिखने होंगे साथ में। डन है। तो आपका काम है सिर्फ डिस्कशन को सुनना कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। डन है। आगे देखो, तो इसके बाद तो एक तो मुद्दा ये था कि दिसंबर में भी चर्चा में रहा, कॉप में भी रहा, उससे पिछले वाले कॉप में भी रहा। अब दूसरा एक जो मुद्दा रहा है वो है मेथेन। देखो, मेथेन को लेके अलग से चर्चा हुई थी। तो हमारी पहली क्लास थी, हमने उसमें देखा था कॉप 28 में देखा था ना, उसके आउटकम्स में हम देख रहे थे कि मेथेन और जो गैर कार्बन डाई एमिशन था उसको कम करने की बात की जा रही है ना। एक आउटकम ये भी था उसमें उसमें कहा गया था कि 2030 तक हम प्रयास करें कि मेथेन और गैर CO2 एमिशन, गैर कार्बन डाई एमिशन को, सर्जन को हम कम करें, ये बात कही थी उसमें। तो उसमें से मेथेन चर्चा में रहा है, पता लगे मेथेन से क्वेश्चन पूछ, मेथेन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं इसके बाद हम देख। देखो, मेथेन है क्या। मेथेन में कार्बन है और हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोकार्बन है।
दूसरा, ये रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, गंधहीन होती है, ऑडरलेस होती है, बिल्कुल क्या रंगहीन है, गंधहीन है, पारदर्शी टाइप की गैस है। ठीक है, तो इस तरह की गैस है, लेकिन इसका ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, या यूं कहूं ग्लोबल वार्मिंग करने की जो कैपेसिटी है, वो CO2 की तुलना में लगभग 80 से 84 गुना है। तो अगर CO2 जितना रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, उसके कंपैरेटिवली ये 80 से 84 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट रखता है या ग्लोबल वार्मिंग करता है। लेकिन उसका एक टाइम पीरियड है, ये आपको याद रखना है, 20 वर्ष के टाइम में 20 ईयर, अगर 20 वर्ष का टाइम पीरियड लेंगे, उसमें ये 80 से 84 गुना करता है। लेकिन अगर हम 100 साल की बात करेंगे तो ये 28 गुना ज्यादा क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको टाइम पीरियड भी ध्यान में रखना है कि 20 साल में दिया है या 100 साल में दिया। 100 साल में ये 28 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, और 20 साल में ये आपको 80 से लेकर 84 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, और इससे ही बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या, किसी गैस की कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग करने की क्षमता। अगर मैं मेथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहूं तो कितना होगा, 80 गुना, और 100 साल में कहूंगा तो कितना होगा, 28 गुना। डन है। दूसरी इसकी खासियत क्या है, ये शॉर्ट लिव्ड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, या क्लाइमेट पॉल्यूटेंट बोलते हैं। शॉर्ट लिव्ड मतलब इनका जीवन काल वायुमंडल में बहुत कम होता है CO2 की तुलना में। ये 12 वर्ष तक ही सिर्फ क्या रहती हैं, वायुमंडल में बनी रहती हैं, उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में नहीं रहती। ये बात भी याद रखना है, क्या है ये, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है या ग्रीन हाउस गैस है। इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट भी आपको आने चाहिए। यहां से एक और चीज याद रखनी है, ज्वलनशील भी होती है। आप जो भी नेचुरल गैस है आपका, नेचुरल गैस में ज्यादातर क्या होता है, मेथेन ही होता है। नेचुरल गैस का पार्ट कौन है, मेथेन ही है, मैक्सिमम पार्ट मेथेन ही बनाता है नेचुरल गैस का, इसलिए ज्वलनशील तो है ही है, लेकिन टॉक्सिक नहीं होती है। क्या नहीं होती है, टॉक्सिक नहीं होती। ठीक है, एक बात और याद रखना है कि इसका सबसे बड़ा भंडार क्या, जिसे आप रिजर्वोयर कहते हो, इसका सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है ओशियन के बॉटम पर, ओशियन पर, नितल पर, महासागरों के नितल पर, जो बिल्कुल बेस, उसका बेस होगा वहां पर ये मेथेन हाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं। ना होगा आपने मेथेन हाइड्रेट, कि मेथेन जो होती है वो आइस के क्रिस्टल के अंदर ट्रैप हो जाती है, उसे कहा जाता है मेथेन हाइड्रेट। तो सबसे बड़ा भंडार ओशन के नीचे है, नितल पर है, जिसे मेथेन हाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, इसे कई बार मेथेन क्लैथरेट भी कह देते हैं, या नीचे लिखा हुआ है आप देख है। तो मेथेन हाइड्रेट इसका सबसे बड़ा भंडार है, रिजर्वोयर है। ये बात इसकी क्लियर हो गई। अभी तक जो मैंने इसकी विशेषताएं बताई, सबसे पहला कि ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है या ग्रीन हाउस गैस है। आपका CO2 की तुलना में 20 वर्ष में ये 80 से लेकर 84 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। दूसरा, 100 साल में ये 28 गुना करता है। रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, ठीक है, और ये क्या है, ज्वलनशील है, चलता है, और नेचुरल गैस का मेन पार्ट यही बनाता है। तो ये इसकी कुछ कुछ क्या है, विशेषताएं हैं मेथेन को लेकर। लेकिन क्या करता है, वो मेथेन की विशेषताओं पे लगा देता है। तो बहुत सारे एग्जाम में तो मेथेन का सोर्स पूछता है वो, ठीक है, तो उसके सोर्स को भी देख लेते हैं। देखो, इसका सोर्स जो होता है वो, अगर नेचुरल की बात करूं, प्राकृतिक रूप से भी ये उत्सर्जन होता है। सबसे बड़ा सोर्सों में से एक कौन है, आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स। जो वेटलैंड होते हैं वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ, जैसे पत्तियां हो गई, जैसे टहनियां हो गई, या जड़ें हो गई पेड़ों की, इन सब के विघटन से, इनके डिकम्पोजिशन से क्या निकलता है? तो वेटलैंड इसके बहुत बड़े सोर्स। ज्वालामुखी क्रिया से भी थोड़ी बहुत मात्रा में पशु आपने देखा होंगे, जानवर, रूमिनेंट्स जिन्हें कहते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, गाय हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इस तरह के जो जानवर हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, इनकी आंत में या इनके पेट में कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो उनके आंत में भोजन को जब पचाते हैं तो मेथेन का उत्सर्जन करते हैं। जितने भी ये रूमिनेंट्स हैं, इनकी आंत में मेथेन, इसको सेलुलोज को पचाने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जब भोजन को पचाते हैं तो मेथेन का उत्सर्जन, ये नेचुरल सोर्स भी है और आर्टिफिशियल। जब हम पशुपालन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित।
लेकिन नॉर्मल अगर क्या हो रहा है, जानवर उत्सर्जन कर रहे हैं, तो वो क्या है, नेचुरल। और इसके बाद इसका एक बड़ा सोर्स ओशन है, सागर है। सागरों से भी इसका उत्सर्जन होता है। सागरों में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इनका उत्सर्जन करते हैं। वो पहले क्या करती है, जब वो क्या करेंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हो गए और छोटे छोटे जीव हैं, वो क्या करेंगे, जब मीथेन का उत्सर्जन करेंगे तो वो पहले पानी में जाएगी, ओशन के, और फिर धीरे धीरे वो रिस्क कर डिफ्यूजन के प्रोसेस से एटमोस्फेयर में आ जाती, वायुमंडल में आ जाती। पहला सोर्स इसका आर्द्र भूमियां हुई, ज्वालामुखी क्रिया हुई, उसके बाद जानवर हुए, वो भी कौन से, रूमिनेंट, जुगाली करने वाले। और फिर इसका नेचुरल सोर्स और कौन सा है, आपका ओशन। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अगर जंगलों में आग लग जाए, फॉरेस्ट फायर हो जाए, नेचुरली अगर हो, तो वहां से भी आपको क्या निकलेगी, निकलेगी। डन है। ये सब के सब प्राकृतिक है, इनमें से कुछ एंथ्रोपोजेनिक है, मानव जनित है। दोनों के बीच की बाउंड्री डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर वन्य जीव उत्सर्जन कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, नेचुरल। लेकिन हम अगर पशुपालन कर रहे हैं तब ये कैसा हो जाएगा, मानव। दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा बारीक डिफरेंस। इसके बाद देखो कृषि, सबसे बड़े सोर्सों में से एक ये भी है, कृषि। भारत में सबसे बड़ा सोर्स अगर कोई है तो वो कौन है, एग्रीकल्चर। तो धान के खेत में जब कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है तो किसका उत्सर्जन होगा, CH4। डन है। धान के खेत भी इसका क्या है, कृषि भी इसका बहुत बड़ा स्रोत है। इसके बाद जो हमारा सीवेज होता है, शहरों से मलमूत्र निकलता है, उसके विघटन के प्रोसेस से भी ये निकलता है। जो कचरा होता है, म्युनिसिपैलिटी वेस्ट जो होता है, वहां पर भी कार्बनिक पदार्थ जब विघटित होता है तो इसका उत्सर्जन होता है। तेरा लैंडफिल्स, कचरा भराव क्षेत्र, वहां से भी इसका उत्सर्जन देखने को मिलता है। और देखो जो टर्माइट होता है, जैसे आपने अभी देखा था ना कि जैसे रूमिनेंट्स होते हैं, जानवर, जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उनमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। इसी तरह ये टर्माइट, दीमक होती है, इसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी सेलुलोज का पाचन करते हैं। ठीक है, दीमक देखो छोटी सी, इसके अंदर भी क्या होंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, और जिस प्रक्रिया से मेथेन का उत्सर्जन होता है। प्रोसेस पता लगा। सेलुलोज को पचाने वाले क्या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं टर्माइट्स के अंदर भी, दीमक के में, तो वो भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इसके बाद जो मेन आपको देखना है वो है तेल और गैस का उत्पादन, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स। अब देखो ये क्या होता है, देखो जब जहां से भी आपको ऑयल मिलेगा, पेट्रोलियम निकलता है, वहां पर ऊपरी भाग में पहले गैस होती है, तेल, वो निकलती रहती है, उसको फ्लेयरिंग बोलते हैं। आप कभी भी देखना जहां पर ये गैस वगैरह पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, तो ऊपर एक चिमनी टाइप का लगा होता है और उसमें आग लगी रहती है हमेशा, फ्लेयरिंग बोलते हैं। तो वहां से जो एक्स्ट्रा, जो अनयूजेबल आपकी मेथेन होती है, वो हमेशा ऐसे निकलती रहती है। तो ऑयल और आपका ये जो पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है, गैस का जो प्रोडक्शन होता है, ये सबसे बड़े सोर्सों में से एक ये भी है। इनके उत्पादन के दौरान, कह है कब, जब इनका प्रोडक्शन होता है, आपके जो तेल के कुएं होते हैं, रिफाइनरीज होती हैं, वहां से भी इसका क्या होता है, बड़ी मात्रा में उत्सर्जन। इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वितरण किया जाता है, आप इनको ट्रक्स में ले जाते हो, पाइपलाइन के थ्रू ले जाते हो, तो उस दौरान इनको ट्रांसपोर्ट करने के दौरान भी इनका लीकेज होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, कोयले की बात करो, कोयला खनन भी इसका बहुत बड़ा सोर्स। जहां पर कोयला मिलते हैं, कोयले की चट्टाने कह लो या कोयले के बेड्स जो मिलते हैं, उनमें मेथेन गैस ट्रैप होती है, और वहां से भी उसको निकाला जाता है कि क्यों, क्योंकि अंदर नुकसान ना करे, ज्वलनशील होती है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो उनके बेड में से जब कोयले को निकालते हैं, उसका खनन किया जाता है, उसको साफ सफाई की जाती है, तब भी मेथेन बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। ये आपको सोर्स है, ये सीधा सीधा PCS वगैरह में, तो UPSC में भी पूछा हुआ है, कई बार वो नाइट्रोजन के सोर्स पूछ लेता है, चर्चा में है, पता लगे मेथेन के सोर्स को। तो बायोमास बर्निंग या वनाग्नि, ये भी एक इसका, ये सारे के सारे सोर्स आपको ध्यान में है। परमाफ्रोस्ट तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। परमाफ्रोस्ट में क्या हो रहा है, हाँ वो भी है, सोर्स है, क्यों नहीं है। परमाफ्रोस्ट में हो क्या रहा है कि जब परमाफ्रोस्ट पिघलेगा तो वहां पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। वाटर लॉगिंग की कंडीशन उत्पन्न हो गई, और वहां पर अब क्या करेंगे, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, तो मेथेन का
क्योंकि वहां हजारों सालों से इतना सारी की सारी जो परमाफ्रॉस्ट में लैंड है वो जमी हुई अवस्था में पाई जाती है, में जो पानी आर्द्रता होती है वो जम जाती है, फ्रोजन लैंड बोलते हैं उसको। जब उसमें से पानी पिघलेगा तो वो जो जितना भी क्या होगा, वाटरलॉगिंग कंडीशन क्रिएट कर देगा, प्लस वहां पर बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएंगे, वो कार्बनिक पदार्थ जो उसके अंदर जमा हुआ था अब उसका विघटन होना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे मेथेन का उत्सर्जन होता है और CO2 का भी उत्सर्जन होता है। इसी तरह ये जो मेथेन हाइड्रेट है तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स होने वाला है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सागरों का तापमान बढ़ रहा है, और जब बढ़ेगा तो ये मेथेन हाइड्रेट है, ये बहुत कम तापमान पर और अत्यधिक दाब पर बनते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, तब जाकर ये मेथेन हाइड्रेट बनते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये भी क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर टूटेगी, इसमें से मेथेन निकलेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण ये भी नए सोर्स हैं जो जनरेट होते जाए है। आगे देखो, अब देखो इसमें से देखना है कि सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है मेथेन। सबसे बड़ा सेक्टर तो मैं अभी बता रहा था कि कृषि क्षेत्र है। उस दिन भी हमने चर्चा की थी, याद है जब हमने कहा था कोरोनिविया वाले की बात की थी, ठीक है, कोरोनिविया की बात की थी, एक स्पेशल डिक्लेरेशन हुआ था, याद है, फूड पे, फूड सिस्टम पे, है ना, उसमें मैंने बताया था कि ये कितना बड़ा सोर्स है। तो सबसे बड़ा सोर्स कौन है, एग्रीकल्चर। 40% मेथेन का उत्सर्जन कृषि से हो रहा है। कृषि का मतलब कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां जैसे पशुपालन, ठीक है, तो दोनों को मिला के ये सब होता है 40%, ठीक है, जैसे धान के खेत हो गए, पशुपालन हो गए। दूसरा देखो क्या लिखा है, फॉसिल फ्यूल 35%, जीवाश्मीय ईंधन। जीवाश्मीय ईंधन वही मैंने अभी बताया, जो ऑयल और गैस का प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, कोयले का जो हम खनन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सबसे ये जीवाश्मीय ईंधन से 35%। इसके बाद देखो कौन सा है आपका वेस्ट। वेस्ट का नंबर तीसरा है, देखो 20% वेस्ट के थ्रू क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है आपका। ये भी याद रखना है। तो कृषि पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर फॉसिल फ्यूल है, और थर्ड नंबर पर, और ये भी ध्यान में रखना है कि जितना भी मेथेन का उत्सर्जन हो रहा है उसका 40% नेचुरल है, 60% एंथ्रोपोजेनिक है, मानव जनित है, ठीक है, भी आपको थोड़ा सा ध्यान में। इसके बाद आपको भारत में उत्सर्जन का भी देखो कारण देखना है। भारत में जो हम यहां देख रहे हैं ट्रेंड वो नहीं है। भारत में कृषि तो है, देखो कृषि से कितने परसेंट है, 61% उत्सर्जन, मतलब धान के खेत से, पशुपालन से, इन सबसे हम 61% मेथेन का उत्सर्जन कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर ऊर्जा ना होकर वेस्ट है, वेस्ट से 19.8% है, 19.8%, और तीसरे नंबर पर ऊर्जा है आपका, ठीक है। तो यहां पर सीक्वेंस याद रखना, अगर सीक्वेंस पूछेगा तो ऊपर नीचे कर सकता है कई बार। तो जो वैश्विक स्तर पर जो उत्सर्जन का सीक्वेंस है वो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ दूसरा और तीसरा आपस में चेंज हो रहे हैं, है? देखो तो ये इसका मेन था। और प्रमुख देश देखो कौन से, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन उत्सर्जन कर रहा है, चाइना, के बाद है यूएसए, फिर है इंडिया, और फिर रशिया, और फिर ब्राजील। और ये थोड़ा बहुत कभी कभार चेंज हो जाता है, इंडिया कभी चौथे नंबर पे आ जाता है कभी। तो 2022 में जो मेथेन ट्रैकर है उसमें से इंडिया तीसरे नंबर पर डन है। तो सबसे पहला चाइना है, यूएसए, इंडिया, रशिया और ब्राजील। अब देखो इसके क्या है, मेथेन के दुष्प्रभाव क्या है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है। सबसे पहला तो ये ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है नहीं। और तीसरी बात जो इसके संदर्भ में है वो ये है कि ये क्षोभ मंडलीय ओजोन को बनाता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसे हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं, या जिसे हम बैड ओजोन भी कहते हैं। देखो ओजोन मुख्य रूप से समताप मंडल में मिलती है, 90% जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में मिलती है, बात क्लियर है। और समताप मंडल में जो ओजोन मिलती है उसे हम गुड ओजोन कहते हैं, अच्छी ओजोन। क्यों? क्योंकि वो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती है। जो यूवी रेज आ रही हैं बहुत एनर्जेटिक हैं, अगर वो अर्थ पर पहुंचेंगी तो हमें कैंसर हो सकता है, ठीक है, आपके सागरों की फूड चेन कोलैप्स हो सकती है क्योंकि पादप मर जाएंगे, आंखों संबंधी रोग हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो, वो अलग चीज है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एक क्षोभ मंडलीय ओजोन का निर्माण करता है। इसका प्रोसेस हमने देखा हुआ है फोटोकेमिकल स्मोग में। प्रकाश रासायनिक धुआं जब बनता है तो वहां पर क्या होता है, एक तो पैन बनता है और दूसरा ओजोन बनता है, पढ़ा था हमने इन्वायरमेंट में। पर एसिटाइल नाइट्रेट बनता है, या पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी कह देते हैं उसे, पैन, और फिर उसके साथ क्या बनता है, ओजोन।
तो जो क्षोभ मंडल में ओजोन बनता है वो फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, और बैड ओजोन है। इसका दुष्प्रभाव है, एक तो ये ओजोन जो क्षोभ मंडलीय ओजोन है ये ग्रीन हाउस गैस, क्या है, ग्रीन हाउस, अर्थात ये भी ग्लोबल वार्मिंग करता है, वैश्विक तापन कर रहा है। दूसरा, ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, पोल्यूशन है, इससे हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, श्वसन संबंधी, दमा जैसे हो जाता है लोग, ठीक है, कैंसर हो सकता है, दमा हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इससे कृषि की उत्पादकता भी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। वो कैसे करता है, देखो, एक तो ये फसलों के टिश्यूज को डैमेज कर देता है ओजोन। दूसरा क्या करेगा ये ओजोन, कि जो इनकी CO2 को अवशोषित करने की क्षमता है उसको कम कर देता है। जब CO2 को वो एब्जॉर्ब कम करेगा तो उनके जो बायोमास है वो भी तो कम बनेगा। इस तरह से ओजोन क्या करता है, उत्पादकता में भी कमी लाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्षोभ मंडलीय ओजोन के दुष्प्रभाव, एक तरह से मेथेन के कारण ही किसका निर्माण हो रहा है, क्षोभ मंडलीय ओजोन का। इसके साइड इफेक्ट ये भी नजर, ये भी तो एक तरह से मेथेन के कारण ही तो हो रहा है। बनता कैसे है देखो, अगर मैं बात करूं तो वो इस तरह से बनता है, ये मेथेन अगर रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, मेथेन हुआ, या आपने सुना होगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, EOC ना। तो जब ये किसके साथ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, और साथ में O2 भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो पैन बनता है और ओजोन का निर्माण। और इसे हमने बोला था फोटोकेमिकल। तो देखो इसमें रोल किसका है, मेथेन का, इसको बनाने में। एक तरह से ये साइड इफेक्ट किसके हैं, ये मेथेन के ही दुष्प्रभाव आपको नजर है, तो ये आपको ध्यान है। चलो आगे, और ये खुद ग्लोबल वार्मिंग तो करता ही है। के बाद देखो प्रयास क्या क्या किए गए, देखो ग्लोबल मेथेन इनिशिएटिव है, ग्लोबल मेथेन प्लेज है, ठीक है। ये एक मार्स नाम का एक सिस्टम है जो क्या करता है, मेथेन को ट्रैक करता है, ठीक है, कि कहाँ कितना मेथेन का उत्सर्जन हो रहा है, उससे संबंधित सिस्टम। और भारत में देखो कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, गोवर्धन हो गया, डायरेक्ट सीडेड राइस हो गया, कि आपको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट, कि जानवरों को जो फीड दे रहे हैं, उनको जो भोजन दे रहे हैं फीड में, उसमें से भी क्या करें, इस तरह का दें कि मेथेन का उत्सर्जन ही कम हो, ठीक है। तो ये उस तरह का फीड बनाया जा रहा है। भारत ने BS6 नॉर्म्स लाए हैं जिससे मेथेन का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। ये मेथेन का उत्सर्जन भी कम होगा, प्लस हम अगर BS6 लाएंगे तो वैसे भी दूसरे पोल्यूटेंट भी तो क्या होंगे, कम उत्सर्जित। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, डन है। अब इसी से रिलेटेड जो हमें पढ़ना था वो ये मुद्दा था, तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें उसे देखना जरूरी था। अब इसके बाद ग्लोबल मेथेन प्लेज चर्चा में था, वहां ग्लोबल मेथेन प्लेज मतलब वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा। देखो इसमें क्या था कि इसका पहले तो हमें उद्देश्य पता होना चाहिए, और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि कुछ देशों ने इसको ज्वाइन किया नया, जैसे तुर्कमेनिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, केनिया, रोमानिया और अंगोला ने। तो ये कुछ नए देश थे जिन्होंने COP28 के दौरान इसे ज्वाइन। अब इसका देखो उद्देश्य क्या है, ये कह रहे हैं कि हमें 2030 तक मेथेन के एमिशन को 30% तक कम करना है। एथेन के उत्सर्जन को 2030 तक 30% हमें कम करना है, लेकिन स्तर कब से नापेंगे, 2020 के लेवल, कि जो 2020 में लेवल था उस लेवल से हम 2030 तक 30% तक नीचे ले आएंगे एमिशन, है। तो ये इसका क्या रहता है, एम रहता है। और भी चर्चा में इसलिए रहा कि ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition था जो इसको, इसका सचिवालय बनाया गया। अब इसका सचिवालय यहां पर होगा COP28 के दौरान, इसलिए ये न्यूज में था। तो हमें इसका उद्देश्य पता होना चाहिए, ठीक है। ये शुरू कब हुआ, ये ग्लासगो के दौरान, COP26 के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो नेतृत्व दिया था EU और USA के नेतृत्व में, ये यहां पर ग्लासगो के दौरान इसको शुरू किया गया, और 155 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना। भारत हुआ, चाइना हुआ, रूस हुआ, जो सबसे ज्यादा इमिशन कर रहे हैं वो इसका पार्ट है। तो ये आपको इसमें जरूर ध्यान में रखना है। तो एक तो इसका उद्देश्य एम याद हो आपको, 30% कम करना है, 2030 तक। लेवल कहां का देखना है, 2020 का। कुछ देशों ने नयों ने ज्वाइन किया है, भारत इसका सदस्य है। शुरू कब हुआ था, COP26 के दौरान, ग्लासगो के दौरान।
इसके बाद देखो दूसरा क्या है, ये जो हम पढ़ रहे थे, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर CCAC। इसका उद्देश्य क्या है? मेथेन अभी हम बात कर रहे थे कि मेथेन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। मेथेन क्या है? शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, मतलब 12 साल ही रहता है। CO2 की तुलना में इसका जीवन काल एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। तो ऐसे कई और भी पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी जो जीवन अवधि है या जिनका जो टाइम पीरियड है एटमॉस्फेयर में वो कम है, लेकिन उनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, अर्थात उनकी ग्लोबल वार्मिंग करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे पॉल्यूटेंट जिनका जीवन काल बहुत कम है लेकिन उनकी ग्लोबल वार्मिंग करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, ऐसे प्रदूषकों को, पॉल्यूटेंट्स को कम करने के लिए ये आपका क्या है, एक संस्था है। तो देखो इसमें लिखा है कि 2030 तक ये इनका टारगेट है कि हम शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को कम करना है। डन है। यही समझाना था कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होते क्या, इन्हें सुपर पॉल्यूटेंट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्षमता है। ठीक है, तो इनका आपको एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। इनमें से देखो पहला मिथेन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा देखो कौन है, ब्लैक कार्बन है। जो आप गाड़ियों में जो उनके पीछे साइलेंसर में नहीं लगा होता ब्लैक ब्लैक कलर का छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो ब्लैक कार्बन होता है। और हमने एनवायरमेंट में पढ़ा भी है ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये भी हमने देखा है, इसके सोर्स भी देखे थे। और इसके बाद हमारा क्षोभ मंडलीय ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी देखा था इसको। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग में भी हमने देखा। तो ये जो चार है, मेथेन हुआ, ब्लैक कार्बन हुआ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हुआ, क्षोभ मंडलीय ओजोन हुआ, ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट है, इनको कम करने की बात करता है ये। तो मेथेन को भी कम करेगा, मेथेन के संबंध में भी तो ये एक तरह का प्रयास हुआ। तो ये इस तरह से काम करने की बात करता है। डन है। बाकी इसका क्या है, हिस्ट्री है कि 2012 में इसे स्थापित किया था। 160 से अधिक सरकारों का, अंतर सरकारी संगठनों का, NGO का ये स्वैच्छिक भागीदारी, और भारत इसका सदस्य है। डन है। अगला देखो क्या ग्लोबल मेथेन इनिशिएटिव्स हैं। ग्लोबल मेथेन इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य भी क्या है, मेथेन के उत्सर्जन को कम करना। और ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक निजी साझेदारी है, 46 सदस्य देश हैं, भारत इसका भी सदस्य, 2004 में प्रारंभ हुआ। इसका कोई टारगेट नहीं है कि भाई इतने साल में हमें इतना कम करना है, बस इतना लिखा है कि हमें क्या करना है, मेथेन के उत्सर्जन में कमी लानी है। और इन 6 क्षेत्रों पर ये फोकस करता है, एग्रीकल्चर पर करता है, कृषि पर, कोल अभी देखा था जहां से हमें मेथेन का उत्सर्जन हो रहा था। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट है, तो हमने पढ़ा था वेस्ट से, तीसरे नंबर पर है। फिर क्या, म्युनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर से भी निकलता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहां से, और ऑयल एंड गैस सिस्टम, ये सभी मेथेन के सोर्स हैं। इनमें से कम करना मेथेन के एमिशन को, यही इनका क्या है, टारगेट है। इसके बाद देखो क्या है, ग्लोबल कूलिंग प्लेज है। तो ग्लोबल कूलिंग प्लेज है, जो ग्लोबल कूलिंग प्लेज है ये भी क्या है, एमिशन को कम करने का कोई प्रयास है जो वहां पर एक शुरू किया गया। ये क्या करेगा, ये एयर कंडीशनिंग से या फ्रीजिंग से, जो फ्रिज हमारे यूज करते उसमें से होने वाले एमिशन को कम करने की बात। मतलब इसे मैं अगर कहूं कि कूलिंग सेक्टर से होने वाले एमिशन को कम करने के लिए एक प्रयास शुरू किया गया, एक प्रतिज्ञा ली गई जिसे बोला गया ग्लोबल कूलिंग। COP28 के दौरान ही इसकी स्थापित किया गया या इस प्रतिज्ञा को लाया गया। देखो ये रहा COP28 के दौरान है, 66 देशों ने इस नई प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य देखो इसका क्या है, वही सेम है, एयर कंडीशनिंग और फ्रिजेस से आने वाले दशकों में उत्सर्जन को। आपने देखा होगा HFC कहां लगता है, कहां से निकलता है। इससे पहले हमने देखा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, उसके विकल्प के रूप में लाया गया HCFC, फिर उसको भी धीरे धीरे बाहर करने की बात हो गई। अब फिर आया HFC, अब इसको भी क्या है, बाहर करने की बात है किगाली के अंतर्गत, क्योंकि ये भी ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो HFC जैसी गैसेस को कम करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इस तरह का जो ग्रीन हाउस में 7% का योगदान देता है, ग्रीन हाउस इस तरह का जो उत्सर्जन है वैश्विक ग्रीन हाउस में 7% का योगदान है, और 2050 तक कोशिश है कि ये लगभग कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना हो जाएगा। इसको भी कम करने की हमें जरूरत है। तो इससे संबंधित ये ग्लोबल कूलिंग है। देखो संदर्भ पता होना चाहिए, वो सिर्फ इतना सा पूछता है कि ये प्रयास किससे संबंधित है। डन है। के बाद देखो एक और है पावरिंग पास्ट कोल अलायंस।
देखो इसका नाम क्या है, पावरिंग फास्ट कोल। तो ये किससे संबंधित होगा, देखो कोल तो यहाँ लिखा है, इट मींस कोल को कम करना, लेकिन कोल किस क्षेत्र से कम करना। तो ये कह रहा है कि जो पावर जनरेशन है, ऊर्जा का जो हम उत्पादन करते हैं, उस क्षेत्र से कोयले को धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाए, धीरे धीरे उसके उपयोग को समाप्त कर दिया जाए और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ा। तो इसको अलग अलग लैंग्वेज में वो बता सकता है। देखो जैसे लिखा, कोयला ऊर्जा उत्पादन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाना, या यूं भी लिखा आ सकता है, फेज आउट ऑफ कोल फायर्ड पावर, जो कोयले से चलने वाले जितने भी हमारे तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं उनको धीरे धीरे समाप्त कर देना है। तो या इसका मेन फोकस किस पे है कि जो आपके तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं उस क्षेत्र से कोयले को धीरे धीरे फेज आउट, कि आप नए थर्मल पावर स्टेशन ना लाएं। डन है, इसका ये मेन एम है। वही तो कह रहा हूं, कीप आपको पता होना चाहिए हर एक का। और इसे क्या बोला जाता है, एनपीटी फॉर फोसिल फ्यूल्स। क्या बोला जाता है इसको, एनपीटी फॉर फोसिल फ्यूल्स के लिए ये एक तरह से एनपीटी संधि है। तो 2023 में, सॉरी कॉप 23 के दौरान ये आया था, 2017 में बोन सम्मेलन के दौरान यूके और कनाडा की पहल पर ये शुरू किया। डन है। और ये कॉप 28 के दौरान ये 9 नए सदस्य इसके मेंबर बन गए थे, इसलिए ये न्यूज में। ठीक है, देखो मोटी मोटी की थीम तो हमें पता लग गया कि ये कोयले को बाहर करना चाहता है और विशेषकर थर्मल एनर्जी वाले सेक्टर से बाहर करना चाहता है ना। तो दूसरा फिर हमें देखना था कि ये और इसकी विशेषताएं क्या है। तो फिर विशेषताएं क्या होगा कि ये एनपीटी है फॉसिल फ्यूल के लिए, कॉप 23 के दौरान इसे लाया गया और इस साल इसमें कितने 9 नए सदस्य ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए ये न्यूज में था। तो ये भी आपको ध्यान में, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसे एनपीटी कहा जाता है फॉसिल फ्यूल के लिए, है ना। ये आपको ध्यान में। फिर एक और जो न्यूज में रहा है वो था ये, क्या नाम है, हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड, इसमें क्या बोला गया है, तो HACN एंड PB बोल देते हैं। इसका एम है कि 2030 तक अर्थ के 30% भाग को कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए ना। अर्थ के 30% भाग को संरक्षित कर ले। 30% के अंतर्गत क्या आएगा, 30% स्थलीय भाग और 30% सागरीय भाग। एम पता होना चाहिए, एम क्या है, पूरे पृथ्वी के 30% भाग को 2030 तक संरक्षित कर। इसमें 30% भाग क्या आएगा, लैंड का, और 30% भाग किसका आएगा, ओशन। दिक्कत इसमें, ये बात करता है कौन, हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड। सबसे बड़ी खासियत है इस बार इसलिए न्यूज में रहा कि चाइना ने इसको ज्वाइन कर लिया। चाइना ने इसको क्या किया, ज्वाइन कर लिया। भारत इसका ऑलरेडी मेंबर है, 118 सदस्य देश है। भारत 2021 से इसमें है और इसकी शुरुआत 2021 से हुई थी। वहां पर वन प्लेनेट समिट हुआ था पेरिस में। पेरिस में वन प्लेनेट समिट हुआ था 2021 में, उसके दौरान इसकी स्थापना हुई। भारत शुरू से ही इसका मेंबर है। इस साल COP 28 में चाइना ने घोषणा की कि वो इसका मेंबर बनेगा, तो ये चर्चा में आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका उद्देश्य क्या है, 30% अर्थ के भाग को कंजर्व करना, जिसमें 30% आपका स्थलीय भाग है और 30% आपका ओशन का भाग है। इसके बाद एक आता है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप, FCLP। ठीक है, ये देखो इसका क्या उद्देश्य है, क्या लिखा है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप। फॉरेस्ट से संबंधित है, नाम देखो क्या, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनर। तो सबसे पहले पता लग जाएगा कि फॉरेस्ट से संबंधित है, लेकिन करेगा क्या, ये 2030 तक फॉरेस्ट लॉस को और लैंड डिग्रेडेशन को रोकना और उसे रिवर्स करना। देखो इसमें सब जगह यही लिखा था फॉरेस्ट लॉस, लैंड डिग्रेडेशन का पार्ट है, भूमि निम्नीकरण का पार्ट मिसिंग था। तो आपसे पूछ सकता है कि ये किसके संदर्भ में काम करता है। या एक तो क्या करेगा, जो निर्वनीकरण हो रहा है, जो फॉरेस्ट लॉस हो रहा है उसको रोकना, और रिवर्स करना मतलब वनीकरण करना। रिवर्स का मतलब क्या होता है, वापस से उनको रिस्टोर करना, वन लगाना दोबारा। दूसरा भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन, जिसको आप डिजर्टिफिकेशन भी सामान्य भाषा में बोल देते हो। तो लैंड डिग्रेडेशन को भी रोकना और उसको रिवर्स करना। सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, इसके साथ साथ क्या है, भूमि निम्नीकरण भी है, लैंड डिग्रेडेशन भी है। और ये यहां पर देखो COP 27 के दौरान इसको शुरू किया गया था। 26 देश हैं प्लस EU इसके मेंबर हैं। ध्यान है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये किससे संबंधित। चलो आगे, ये वाला था। और लास्ट में आपको ये देखना है, ये देखो ये क्या है, चैंप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, चैंप। चैंप का अर्थ है द कोलिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप। नाम क्या, मल्टी लेवल पार्टनरशिप। आपने मल्टी लेवल प्लानिंग भी सुना होगा। मल्टी लेवल प्लानिंग में क्या होता है, कई सारे स्तर सब मिलकर प्रयास करें,
इसमें भी ये कहा गया है, इसका उद्देश्य है कि जो पेरिस के हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उनमें हम स्थानीय सरकारों की, जो रीजनल आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी, जो शहरी संस्थाएं हैं उनकी, उन सबकी पार्टनरशिप को साथ लेकर, मतलब क्या, ये लोकल स्केल पर बात करता है। तो इसमें क्या लिखा है देखो, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी टिकाऊ तरीके स्थापित करना, कि हम उसको बहुत अच्छे से प्राप्त करें। उसके लिए टिकाऊ तरीका क्या है, यह राष्ट्रों से अपनी राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के निर्माण के लिए अपनी स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरकारों से परामर्श करने एवं महत्वाकांक्षी जलवायु परियोजनाओं को लागू करने के लिए उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, इट मींस क्या, ये स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों की भागीदारी को क्या कहता है, लाना चाहता है कि आप जो पेरिस के लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो उनमें आप स्थानीय सरकारों को, क्षेत्रीय सरकारों को भी शामिल करो, उनको संसाधन उपलब्ध कराओ, क्योंकि लोकल लेवल पर आखिर में काम तो नहीं करना है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात एक तरह से ये कर रहा है। तो याद रखना, चैंप का उद्देश्य 2028 कॉप 28 में इसकी घोषणा हो सकता है आपसे चैंप पे पूछ ले। तो ये सारे साइड इवेंट है छोटे छोटे, कई बार एक लाइन में वो क्वेश्चन पूछ लेता है ये किससे रिलेटेड है, बस ज्यादा नहीं पूछता है स्थापना कब हुई ये सब नहीं, कि उसका उद्देश्य क्या है, किससे रिलेटेड है, बस इतना सा क्वेश्चन आता है यूपीएससी। डन है, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा तो हो जाएगा। तो एक लास्ट है कोल्ड ट्रांजिशन एक्सीलरेटर है, ये भी कोप 28 के दौरान इस पहल की शुरुआत की गई। तो नाम क्या देखो, कोल्ड ट्रांजिशन, मतलब कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए ये एक पहल शुरू डन है। तो आप सबको इनके क्या रखने हैं, उद्देश्यों को याद रखना है कि इसका क्या क्या उद्देश्य है। इनके बारे में हम सारा चर्चा कर चुके हैं। इनके बारे में भी देखो एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में CO2 के बाद अगर किसी का दूसरा स्थान है तो वो मीथेन का है। पहला स्थान ग्लोबल वार्मिंग में किसका है, CO2 का, दूसरा किसका आता है, मीथेन का। और अभी तक जितनी ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसमें 30% योगदान मीथेन का ही। ठीक है, तो ये दो फैक्ट और थे जो इसके अंदर आपको ध्यान में, ये सारे के सारे आपके मुद्दे हैं जो साइड इवेंट के रूप में हुए थे। कहां पर, यूएई दुबई में कॉप 28 के, इन पर भी चर्चा हुई। तो मेन मुद्दे तो वो थे, इसके साथ साथ इन पर भी आपको ध्यान में डन है। तो भी इसका नोट चाहिए होगा, वो क्या करेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना रिवोल्यूशन आईएएस का, वहां से ठीक है। लिखने पे ज्यादा फोकस करना है, समझने पे करना है। जाओगे तो ये लिखा हुआ सब समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अगले मुद्दे को।